नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट मंजीत। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें कि ये आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट ये रिपील करना था। कुछ सेक्शन इनमें अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ नए प्रोविजंस है वो इनके अंदर जोड़े गए हैं। अब जो भी प्रेसिडेंट साहब की या जैसे भी अब आगे कंसिडरेशन के लिए रखा गया है, उसके बाद में जब स्वीकृति मिलेगी तो उसके बाद ये अच्छा उम्मीद करते हैं साबित होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसके क्या खास फीचर है और ये किस तरह से लोगों के लिए एक बेहतर साबित होगा। सबसे पहले अब मैं एक ब्रीफली बता देना चाहता हूँ कि इसका जो नाम है वो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 रखा गया है, जो आईपीसी 1860 को रिप्लेस करेगा। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, जो रिप्लेस करेगा आपको सीआरपीसी 1973 को। और भारतीय साक्ष्य बिल बेहद इंपॉर्टेंट है, जो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। अगर ये तीनों बिल, अभी तो बिल है, जब एक्ट बन जाएंगे तो एक उम्मीद करते हैं मजबूती मिलेगी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। अब बात करते हैं फ्रेमिंग के दौरान ये किसकी रिकमेंडेशन से और कहाँ से ये बिल जब फ्रेम होते हैं तो किस तरह से ये इंक्लूडिंग क्या क्या होता है इसके अंदर। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज, चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स और वो तमाम एक पर्सनैलिटीज जो रिकमेंडेशन करती है, स्क्रूटनी करती है, जिसके अंदर इंक्लूड है आपके 18 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज, 16 हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट हो गया, और 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, 5 जुडिशियल एकेडमीज, सेकंड 22nd लॉ कमीशन रिपोर्ट हो गया, 2070 270 एमपीज हो गए, पब्लिक ओपिनियन की ली गई है, और 158 सिटिंग न्यू लॉ वाज ड्राफ्टेड। कहने का मतलब है जो 158 सिटिंग थी जिसकी ये रिकमेंडेशन ली गई है और जैसे भी ये ड्राफ्ट किया गया है उन सब से इनकी ओपिनियन ली गई है। अगर आईपीसी की बात करते हैं तो ये इनेक्ट हुआ था आपका 1860 में, जो एक चार्टर एक्ट 1833 के अंदर आया था, और ये फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। बात कर लेते हैं सीआरपीसी की, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, इट वाज इनेक्टेड इन 1973 एंड बिकेम इफेक्टिव ऑन 1 अप्रैल 1974। ये 1973 के में इनेक्ट हुआ था और ये इफेक्ट किया गया था, आपका कहने का मतलब जब से लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 1974 से। अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की। ओरिजिनली पास्ड इन इंडिया बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1872, जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको 1872 में ये वहां पर पास किया गया था। अब ब्रिटिश राज की बात थी तो ब्रिटिश के बनाए हुए थे ये कानून। अब हमें लगता है कि ये हमें रिप्लेस करने चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए समय के हिसाब से। बदलाव तो हर कानून में, हर अमेंडमेंट इनको कर देना चाहिए, क्योंकि स्पीडी जस्टिस और फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सब चीजें हम जब मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को, आईपीसी, सीआरपीसी जहाँ से ये वर्क करते हैं, थोड़ा बहुत इसमें भी बदलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आगे कि ये क्या इसमें प्रोविजन ऐड हुए हैं और पहले क्या थे। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का, जिसमें कि 22 प्रोविजंस को रिपील किया गया है, और ये चेंजेस टू 175 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस एंड इंट्रोड्यूसेस न्यू सेक्शंस, जिसमें कि आपके नए नौ तो नए सेक्शन डाले गए हैं, और ये 356 अब प्रोविजन हो गए हैं, पहले 511 थे। अब बात करते हैं सीआरपीसी की, जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। बड़ा सोच समझकर एक बड़ा बेहतरीन नाम रखा गया है। ये अपने नो प्रोविजंस को रिपील करता है, प्रेजेंट जो सीआरपीसी एग्जिस्ट करती है। और ये क्या प्रोविजंस होंगे आप, मैं सैलेंट फीचर में इसको बताऊंगा। और ये बिल अब कंटेन करता है 533 सेक्शन, पहले होते थे इसमें 484 सेक्शन। एट लास्ट इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें 5 एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को रिपील कर दिया गया है, और ये चेंज होके 23 प्रोविजन, उसके कुछ 23 प्रोविजन है जिसको चेंज किया गया, एक नया प्रोविजन इसको इंट्रोड्यूस करा गया। अब 170 सेक्शन है टोटल, पहले 167 सेक्शन होते थे। अब दोस्तों बात करेंगे कि क्या इसके सैलेंट फीचर्स है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो बिल है वो टेररिज्म और इस तरह के ऑफेंस जो हैं उसको एक डिफाइन करता है। सबसे अच्छी चीज तो इन्होंने यही इसमें बनाई गई है। इसमें क्या है कि दोस्तों एक सेडिशन का सेक्शन है वो रिपील किया गया है, लेकिन वो प्रोविजन जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है। अब वो 150 सेक्शन है, 150 उसके साथ रीड करेंगे, वो एक नया सेक्शन बना दिया गया है। यानी कि हमारी सोवेनिटी, इंटीग्रिटी को कोई भी खतरा होता है, या कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसा एक्ट उसके अंदर डाला जाता है तो 7 साल तक की सजा या फिर आजीवन कारावास। ओके, अब बात करते हैं अगले स्टेप की। इट पेनलाइजेस द ऑफेंसेस ऑफ मॉब लिंचिंग। देखो कितना मॉब लिंचिंग
काफी टाइम से ये मॉब लिंचिंग इतना चल रहा था कि लोगों को पता ही नहीं था कि ये इसमें क्या पनिशमेंट है, और लोग बेकसूर लोग मारे जाते थे। अब मॉब लिंचिंग के अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है और डेथ पेनल्टी भी है। सबसे अच्छा इसमें डेथ पेनल्टी के कुछ सेक्शन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। पहले किसी लॉ में इस तरह की डेथ पेनल्टी का जिक्र वहां रिटेन में नहीं था। बात करते हैं आगे जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर भी एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने डाली है, जो फैसिलिटेट करता है सिटीजन को कि आप कहीं से भी अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं, किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से। जब भी आपके साथ कोई भी क्राइम होता है, कोई भी आपका इसमें मना नहीं कर सकता, कोई भी जुरिडिक्शन का कोई भी मैटर से ये आपको कंप्लेन लेने के लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन जीरो एफआईआर आपको जब आपकी कंसर्न जुरिडिक्शन पुलिस स्टेशन है, जब वहां पर भेजी जाएगी, उसके साथ में ये 15 दिन का एक टाइम लिमिट है। वहां पर 15 दिन के अंदर ये आपकी जीरो एफआईआर रेफर कर दी जाएगी, जैसे ही आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होती है। उसके बाद करते हैं डीम्ड सैंक्शन, एक वर्ड इंट्रोड्यूस कराया गया है। ये बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स है, पुलिस ऑफिसर्स है या ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के एक्यूज्ड, मतलब अगर अगर कोई भी ऑफेंस इनसे हो जाता है, अभी तो ये एक्यूज्ड ही नहीं कह सकते हम, क्योंकि अभी तो जब 120 डेज से पहले कोई भी अथॉरिटी अगर अपनी स्पेशल कोई रिटन में रिपोर्ट देने के लिए कभी भी फेल हो जाती है, तब उसके बाद ये प्रोसिक्यूट या फिर इनके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर सकते हैं, या जो भी अथॉरिटी बनाई गई है इनके ऊपर सुपरविजन के लिए, वो इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो ये भी है, मिसयूज नहीं होगा। अब दोस्तों रिपीटर ऑफेंडर्स के लिए एक अच्छा वो है। पहले क्या था, लोग सजा हो गई है उसके बाद फिर दोबारा वो क्राइम करते हैं, फिर उतनी सजा होती थी। 379 में चोरी होती थी, चोरी के लिए सजा काट के दोबारा फिर बेल होके फिर वापस चोरी। स्नैचिंग करने लगे ऑफेंडर्स, उसके बाद फिर किसी बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, जैसे ही ये अपना पनिशमेंट के लिए इंक्रीज होगी, ऐसे ही अब इनको पता चलेगा कि ये ऑफेंस नहीं करना है। अब क्या है कि जैसे ही ये अपना ऑफेंस सिमिलर नेचर का करेंगे, तो उनको पनिशमेंट भी उसी तरह से इंक्रीमेंट होगी। फर्स्ट टाइम के लिए किसी किसी सेक्शन में रखी गई है 10 ईयर्स या 20 ईयर, जिसमें भी हो। सेकंड टाइम अगर वो पनिशमेंट करते पाए गए, मतलब ये ऑफेंस करते पाए गए, तो इनकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है। बहुत से सेक्शन के अंदर ये इंट्रोड्यूस करा गया है। गैंग रेप के लिए स्पेशल सेक्शन यहाँ पर मेंशन कराया गया है, जिसके अंदर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, पनिशमेंट मोर देन 20 ईयर्स, और एट लास्ट डेथ पेनल्टी। तो मैं जैसे कि जिक्र कर रहा हूँ पहले भी, डेथ पेनल्टी का वर्ड काफी जगह इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया गया है। बट ये कि लोगों की मानसिकता किस तरह से बदलती है, और क्या ये सेक्शन या डेथ पेनल्टी अगर हम मतलब ये कोर्ट अगर देने के लिए कर देगी डेथ पेनल्टी की पनिशमेंट, तो क्या क्राइम होने कम हो जाएंगे? ये डिपेंड करता है लोगों की मानसिकता पर, लोगों की सोच पे। अब बात करते हैं चार्जशीट पे। तो चार्जशीट एक मैंडेटरी है जो 90 डेज के अंदर फाइल करनी होती है किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। जो कोर्ट है वो एक्सटेंड कर सकता है, अगर उसको लगता है ये टाइम, तो 180 दिनों के लिए। वो भी जो ऑफेंस है या जो क्राइम है उसके नेचर को देखते हुए, कितना ग्रीवियस है और कितना पुलिस को इसमें टाइम लग रहा है काम करने के लिए। तो मैक्सिमम 180 दिन होता है। कभी लास्ट वाले में क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट बेल ले सकते थे हम लोग। सेक्शन वो अगर ये 90 डेज के अंदर चार्जशीट नहीं आई, किसी भी अलग अलग केस होते थे, किसी में 60 डेज था, किसी में 90 डेज तक थे, बाय डिफॉल्ट बेल उसकी अक्यूज की बन जाती थी। अब बात करते हैं कोर्ट टू फिनिश फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग चार्जशीट। ये भी कोर्ट के लिए एक अच्छा है। जैसे ही चार्जशीट आती है कोर्ट के पास में, 60 डेज के अंदर वो चार्जेस फ्रेम करेंगे। दोस्तों ये एक स्टेज होती है जब आपके खिलाफ कोई भी एक्शन होता है, मुकदमा दायर हो गया, चार्जशीट आ गई कोर्ट के अंदर, आईओ साहब ने अपनी रिपोर्ट बना दी है। अब जज साहब उसको क्या करेंगे, कोग्निजेंस लेंगे। कोग्निजेंस के बाद फ्रेम, मतलब चार्जेस आपको बताएंगे कि भाई आपको इस सेक्शन के द्वारा या इस सेक्शन जो भी आपने ऑफेंस किया है, आपको मुकदमा चला जाएगा आपके ऊपर। फिर आप अपनी डिफेंस के लिए एविडेंस लाओगे, उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस से एट लास्ट में जो भी है वो जजमेंट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। आप लास्ट में एक्विट हो गए या फिर जो पनिशमेंट होगी, तो सारी स्टेज यहाँ तक चलती है। सबसे पहली स्टेज है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इसी को 60 डेज के अंदर ये इंक्लूड करना होता है। तो ये भी एक अच्छा, इसमें अच्छा फैक्ट दिया हुआ है। तो जजमेंट नेक्स्ट है हमारा, जजमेंट टू बी मैंडेटरीली डिलीवर्ड विद इन 30 डेज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग। जैसे ही आपकी हियरिंग खत्म हो जाती है, एट सम अप हो जाता है, रिटिन आर्ग्यूमेंट्स हो गए या फिर वर्बली होगी, अब जज साहब को 30 डेज के अंदर ये सम अप करना होगा, जजमेंट देना होगा, ऑर्डर अपना
प्रोड्यूस करना होगा या प्रोनाउंस करना होगा, जैसे भी होगा वो सब एक पार्ट है इसका, 30 डेज के अंदर ही कंप्लीट करना है। बात करते हैं जजमेंट टू बी मैंडेटरीली मेड अवेलेबल ऑनलाइन विद इन 7 डेज ऑफ प्रोनाउंसमेंट। बहुत अच्छा है। 7 दिनों के अंदर ये जजमेंट है, जब जैसी प्रोड्यूस हो गई है उसके बाद 7 दिनों के अंदर ये ऑनलाइन चढ़ जानी चाहिए। तो सब कुछ डिजिटलाइजेशन भी कर रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। जो भी आपके डिस्क्लोजर्स हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, उसका भी एक डिजिटलाइजेशन हो रहा है इसमें। वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दी है सर्च एंड सीजर वाले ऑफेंसेस के लिए। जैसे भी आप कोई भी पुलिस ऑफिशियल सर्च एंड सीजर करेगा तो वीडियोग्राफी करेगा, जैसे कि पहले नहीं होता था, सर्च मीमो या अरेस्ट मीमो भर दिया किसी का विदाउट वीडियोग्राफी। अब वो वीडियोग्राफी मैंडेटरीली यहाँ पर मेंशन कराई गई है। अगले फीचर की बात कर लेते हैं। तो जो फोरेंसिक टीम है वो मैंडेटरी कर दी गई है, जिसमें कि पनिशमेंट है 7 साल तक के सजा वालों के लिए, 7 साल से ज़्यादा के लिए। और उसके बाद बात करें, सेपरेट प्रोविजन है रेप, एक रेप ऑफ वुमेन के लिए। हाँ, ये भी बहुत अच्छा हुआ है प्रोविजन, जिसमें कि किसी को भी शादी या जॉब या फिर किसी भी काम के लिए वुमेन को अगर कोई ऐसे करता है, रेप करता है, तो उसके लिए एक अलग प्रोविजन बनाया गया है इसके अंदर, अलग पनिशमेंट है, उससे ज़्यादा पनिशमेंट है पहले से भी। तो ये मॉडिफिकेशन इन्होंने किया है। सेपरेट प्रोविजन ऑफ चेन मोबाइल स्नैचिंग, सेक्शन 302 में था पहले, आपका मर्डर था, अब ये चेन मोबाइल स्नैचिंग है, ये 302 हो गया है। और ये सब स्नैचिंग वगैरह दूसरे सेक्शन में आते थे, अब ये 379 जैसे चोरी था, अब उसमें दूसरा सेक्शन आ गया है। तो ये सेक्शन दोबारा लर्न तो करने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, अगेंस्ट फ्रॉम 7 years इम्प्रिजमेंट टू 10 years जेल टर्म। ओके, ये है कि जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंस होते हैं, अब उसमें क्या है कि 7 साल से लेकर के सजा और 10 साल तक की कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, द बिल मेड्स दैट पुलिस मस्ट इन्फॉर्म अबाउट द स्टेटस ऑफ कंप्लेन इन 90 डेज। ओके, ये भी बहुत अच्छा प्रोविजन। स्टेटस रिपोर्ट पहले लोग लगाते थे तो 6 6 7 7 महीने लग जाते थे उसका रिप्लाई आने में, फिर उसको पूरा स्टेटस सुनने में। लेकिन अब क्या है कि 90 डेज के अंदर ये स्टेटस खुद पुलिस जो अथॉरिटी है बताएगी कि इसमें क्या हमने कार्रवाई करी है और कौन से अभी इन्वेस्टिगेशन करनी पेंडिंग है। तो वो सब इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए रखा गया है। अब और जैसे 41 सेक्शन होता था, 41 एक नोटिस आपको प्रोड्यूस करती थी पुलिस किसी को भी, जब अर्नेश वर्सेस अर्नेश की जो जजमेंट गाइडलाइन है, उसमें जो 7 साल तक के अपराध है उसमें कोई भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं हो सकता, तो उसमें 41 का नोटिस देते थे, अब वो 35 का हो गया है जैसे कि बिल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये भी एक अच्छा वो है, इन्होंने सेक्शन बदला है। दूसरी बात, इसमें एक मेजर चेंजेस ये किया है कि जो अरेस्ट करने के लिए, मतलब 3 साल से नीचे के जो ऑफेंसेज है उसमें अरेस्ट करने के लिए किसी भी पुलिस अफसर को अपने जो हायर रैंक के ऑफिसर है, डीएसपी रैंक के, उसमें परमिशन लेनी होगी। उनके अप्रूवल के बाद वो अरेस्ट कर पाएंगे। या फिर 60 years से कोई अबव सिटीजन है, उसके लिए भी डीएसपी साहब से परमिशन लेनी होगी, अगर कोई ऑफेंस उन्होंने 3 साल से, जिसमें 3 साल से नीचे की सजा है, अगर वो कमिट किया है। The bill also empowers magistrate to take cognizance of offences based on electronic records such as emails, SMS, WhatsApp messages, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितनी भी है, अब ये सारी कॉग्निजेंस इसमें मजिस्ट्रेट साहब ले सकते हैं। पहले कोई संज्ञान नहीं लेते थे ऐसे, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, अब आप खूब इजीली ईमेल के थ्रू ये दिखा सकते हैं किसी को, कोई भी कंप्लेन करनी है तो व्हाट्सएप पे दिखाइए, वो मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस आपका लेंगे। मेर्सी पिटीशन, 30 दिन के लिए गवर्नर साहब के पास जा सकते हैं सेंटेंस, डेथ सेंटेंस के केस में फाइल करने के लिए, अपनी जो आप मेर्सी पिटीशन फाइल करेंगे उसकी लिमिट रखी गई है 30 डेज, और 60 डेज रखी गई है प्रेसिडेंट साहब के पास। अच्छा, एक चीज और लास्ट है इसमें, कोई भी अपील प्रेसिडेंट के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं लगा सकते आप किसी भी कोर्ट में। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छा प्रोविजन इसमें लाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो ऑलरेडी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें जिससे कि इस तरह की लीगल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।